टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। कोविड के बारे में जो है वो बात हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि कोविड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो रहता है हॉस्पिटलाइजेशन का, कि अगर आपको डॉक्टर्स और अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या है। और जैसे कि हम जानते हैं कि थर्ड वेव के लिए गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही काफ़ी तैयारियां कर चुकी हैं, और ऐसे में हम आ चुके हैं डीआरडीओ हॉस्पिटल, जो कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। और हमारे साथ हैं यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीआरडीओ के डॉक्टर नरेंद्र। आपको ये भी बता दूं कि डीआरडीओ जो है वो ट्रायज हॉस्पिटल के तौर पर है, यानी कोविड के जितने भी पेशेंट्स जो बीमार होंगे, जिनको लगता है कि उनको अस्पताल की ज़रूरत है, वो रिपोर्ट यहीं पे करेंगे और इसके बाद यहाँ पे फैसला होगा उनकी हालत को, स्थिति को देखते हुए कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र मेरे साथ हैं, इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है टेक वन में। थैंक यू। जय हिंद। विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हु इज़ आवर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी, अब अगर थर्ड वेव आ चुकी है या आने वाली है, तो हम रेडी हैं। बट वेरस मैं एक चीज़ आपके मीडिया से ये कहना चाहूँगा कि कोविड को हम बचा सकते हैं, कोविड से हम बच सकते हैं। कोविड से एक ही चीज़ है जो डरना नहीं है, सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर हम रोज़मर्रा में अपना लें तो आई थिंक हॉस्पिटल्स की ज़रूरत कम रहेगी। बिकॉज हम फर्स्ट वेव से भी निकल चुके हैं, सेकेंड वेव से भी निकल चुके हैं, अब थर्ड वेव हमारे को दस्तक दे रही है। तो एक चीज़ जो सब वेवों के साथ मजबूती से खड़ी रही है वो रही है अपना मास्क, हाथ सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये मेंटेन करेंगे तो हॉस्पिटल तो हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। ये वन डिजीज हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड टू कोविड पेशेंट्स है। पर मैं फिर से यही गुजारिश करूंगा, और आपसे बड़ा कौन मीडिया बनेगा जो इसको प्रोपेगेट नहीं कर पाए, कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे बड़ा बचाव है। जी, अव्वल तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम कतई भी ये नहीं चाहेंगे कि आपको यहाँ की ज़रूरत पड़े, यहाँ के डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े, लेकिन इसका फैसला आपने खुद करना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब तक हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं, सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस आती हैं उनका पालन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम जो है वो संक्रमित नहीं होंगे, वायरस से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम लापरवाही करते हैं तो यकीनन हमें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। इस प्रोग्राम का मकसद ये है, इस लाइव का मकसद ये है कि हम ये समझ सकें कि अगर कोई शख्स बीमार है, इंतज़ार भी नहीं करना है कि वो सेल्फ मेडिकेशन करता रहे और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाए कि जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो यहाँ पे भी देरी हो। बेहतर ये रहे कि अगर आपको लगता है कि आपको अस्पताल और डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो आप बाकायदा यहाँ पे जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे काम कैसे होता है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं और डॉक्टर नरेंद्र हमें समझाएंगे कि यहाँ पे पेशेंट को किस तरह से रिसीव किया जाता है और उसके बाद प्रोटोकॉल्स क्या है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें एलईडी के माध्यम से आप हमें ब्रीफ करें। मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल और कोविड जो है बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसलिए मैं आपको एलईडी के माध्यम से ही सारा बताऊँगा। मेरे जिस गेट से आप एंटर किए हैं उसी गेट के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ट्राइएज मैकेनिज्म चलता है। ट्राइएज में सिंपल फॉर्म में बताऊंगा, वहाँ हमारे पास जो भी कोविड से जहाँ जिसको शक हो कि मुझे कोविड है, वो ऐसा कोई भी मतलब हमारा शहरी, हमारा देशवासी वहाँ आ जाता है, तो हम उसको वहाँ पर अगर वो टेस्ट करवा के आया है, पॉजिटिव है, तो उसका एक अलग मेथडोलॉजी है। बट इन केस अगर वो टेस्ट नहीं करवा के आया पर उसको लगता है कि उसको है, तो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी भी RAT हम करते हैं यहाँ पर, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, और उससे उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। अगर उसी से उसको पता लग जाता है कि वो पॉजिटिव नहीं है तो दैट इज़ ए साई ऑफ रिलीफ, और उसको हम वहीं से उसकी जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसको उस वक्त चाहिए होती है, वो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वहाँ सतर्क रहते हैं, तैनात रहते हैं, वो उसको दे के उसको घर भेज देते हैं। दिस इज़ फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज कि उसको पता है, वो RT-PCR करवा के आया है, जहाँ रैपिड करवा के आया है, और उसको लगता है कि उसको ब्रेथलेसनेस है या ऐसा कुछ है, तो उसका एक बड़ा सिंपल मेथडोलॉजी रखी है। हमने वहाँ पर तीन हमारे पैरामेडिक टीम है, JSN जूनियर स्टाफ नर्सिस की और फार्मासिस्ट की, जो उनके 3 पैरामीटर्स देखती है। सबसे पहले तो उनको पल्स ऑक्सीमीटर लगा के उनकी सैचुरेशन चेक करती है, फिर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर, और फिर उनसे वार्तालाप करती है। वार्तालाप में एक ये इंडिकेटर होता है कि अगर बात करते करते उसको सांस चढ़ रहा है तो वी कैन असेस कि ये क्या है, क्या हो सकता है, और फिर उसके साथ बात करके उसकी हिस्ट्री लेके वी मेक ए प्लान फॉर द डॉक्टर टू टेक द फाइनल डिसीजन, जो कि वहीं पर रहते हैं। और उसके बाद अगर वो बंदा
अच्छी सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है, मोर देन 93 सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है और बात करते करते उसकी सेचुरेशन बढ़ भी रही है, तो उसको सिर्फ खांसी, इट इज ए मोर ऑफ ए, मे बी ही इज ए कोविड पॉजिटिव बट इट इज मोर ऑफ ए फ्लू। उसके लिए होम आइसोलेशन हम उसको सजेस्ट करते हैं, जो कि एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, होम आइसोलेशन। बिकॉज घर का माहौल घर का ही रहता है, चाहे जैसा भी फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए, एक सिंगल रूम विद अटैच बाथरूम। और इस वायरस के जो नई स्टडी आई है, ये 3, 5 और 7, अगर वो वर्किंग है तो 3 दिन के बाद वो डबल मास्क पहन के अपना काम शुरू कर सकता है। अगर वो 5 दिन तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है तब भी, और अगर वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहता है तो 7 दिन के बाद वो बिना किसी टेस्ट के, टेस्ट ये जरूरी है क्योंकि लोग टेस्टों पे बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं, बिना किसी टेस्ट के 8वें दिन वो अपनी सर्विसेज ज्वाइन कर सकता है, जहां खुले में बाहर आ सकता है। क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पॉजिटिव हो या ना हो, सबके लिए उतना ही, वैक्सीनेटेड हो चाहे ना हो, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जो पेशेंट है या नहीं है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के वो अपने कामकाज में जा सकता है। तो अगर हमारा वो पेशेंट जो आता है, जब उस वक्त उसको हम पेशेंट अनाउंस करते हैं, मैं देशवासी और पेशेंट में अलग अलग करूंगा, जो उन 3 पैरामीटर में जिसकी सैचुरेशन मोर लेस देन 90 रहे, बात करते हुए कम हो जाए और टेम्परेचर भी हो, उसको हम ट्राइएज में ले जाते हैं। अगर आप देखें ये एरिया हमारा ट्राइएजिंग एरिया है, यहाँ प्रीलिम होता है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर पेशेंट की सैचुरेशन कम है तो हम उसको अपने ट्राइएज एरिया में ले जाते हैं, जो कि हमारा 10 बेडेड ट्राइएज है। दिस इज हमारा हॉस्पिटल एक वाहिद हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज के बाद जिसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज मिलती हैं, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर द ऊपर वाले की ऑक्सीजन, और उसमें हमारे 7 बेड लगे हुए हैं। ये इस बेड पे हम उसको कंफर्टेबल करके उसके पैरामीटर्स को मैनुअली, जो कि आजकल आपको पता है कॉन्टैक्ट मिनिमाइज करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो बी टेकन इन कंसिडरेशन। तो मॉनिटर्स लगे हुए हैं सब जगह पे, हम उसको पूरा एसेस करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और अगर उसकी सिचुएशन जो है लेस देन 90 रहती है तो फिर हम उसको ऑक्सीजन सपोर्ट भी देते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट के बाद अगर उसकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो उसकी मॉडस ऑपरेंडी अलग है। अगर वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे वो मेंटेन करने लग पड़ता है, पर जैसे हम उसको ऑन एयर करते हैं तो डिप करता है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी अलग है। एडमिशन का जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है, वो इस तरीके से फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, डिपेंड सारा करता है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर इसी के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूं, क्योंकि ये फैसिलिटी जो है ये लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि अगर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास फैसिलिटी है जी। यहाँ पर हमारा, वैसे मैं आपको बता रहा था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हमारा हॉस्पिटल बिना अटेंडेंट के चलता है सर। हमारे हॉस्पिटल में अटेंडेंट की एंट्री सिर्फ यहीं तक है, उसके बाद ही इज आस्क्ड टू गो बैक फ्रॉम वेयर एवर ही इज कम, और अदरवाइज अगर उसको यहाँ रहना है तो यात्री निवास में हम उसकी सहूलियत कर देते हैं। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे ये पहला कमरा, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर साहब बैठे होते हैं राउंड द क्लॉक। इसके साथ में लेबोरेटरी है सर, हाईटेक लेबोरेटरी है, DRDO की तरफ से है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोविड पैरामीटर्स जितने भी होते हैं, कोविड प्रोफाइल जिसको आजकल कहा जाता है, वो सारे हमारे यहाँ होते हैं विद इन फ्यू आवर्स। उसके आगे हमारे पास डिजिटल एक्सरे है सर। डिजिटल एक्सरे भी स्पॉन्सर्ड बाय DRDO, PM केयर के तहत ही आता है। और अगर आप एक्सट्रीम आगे चले जाए, हाँ यहाँ ये गेट है, दिस गेट इज द एंट्री टू द मेन हॉस्पिटल। उसके अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये वे है टुवर्ड्स CT स्कैन। ये UT की तरफ से सहूलियत ऐड ऑन की गई है। CT स्कैन 24 आवर सर्विसेज है, अडॉप्टेड बाय मेडिकल कॉलेज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एंड HOD रेडियोलॉजी। तो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ है। यहाँ सब कुछ होने के बाद फिर जब CT का भी स्कोर आ जाता है, प्रोफाइल भी आ जाता है, और अगर सिचुएशन नहीं मेंटेन करिए तो ये डिसीजन लिया जाता है कंसल्टेंट, जो कि हमारे पास फिजिशियन है हेल्थ की तरफ से, हमारे को डिप्लॉयमेंट है फिजिशियंस की, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की, पीडियाट्रिशियंस की और मेडिकल ऑफिसर्स की। उनकी जो टीम राउंड द क्लॉक ड्यूटी देती है वो डिसाइड करती है कि अगर उसकी सेचुरेशन नहीं अपलिफ्ट हो रही है, उसका CT स्कोर ज़्यादा है और उसकी प्रोफाइल भी ठीक नहीं है, तो वो ICU में शिफ्ट हो जाता है। मैं बताता हूँ किस तरीके से, आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा सर। ये जो रास्ता है ये इस कॉरिडोर में खुलता है सर। जब हम इस कॉरिडोर में जाते हैं तो आपके राइट में ये वार्ड है और ये ICU की एंट्री है सर। जो ये जो ICU की एंट्री है, तो यहीं से एंटर करने के बाद डिसीजन यहीं ले लिया जाता है कि ये ICU में जाएगा कि वार्ड में जाएगा। तो जब वो ICU में जाएगा तो ये हमारा ICU है,
फुली फर्निश्ड वर्किंग आईसीयू है। हमारे पास 125 आईसीयू बेड्स है, जिसमें हर बेड के ऊपर वेंटिलेटर लगा हुआ है, हाई फ्लो की फैसिलिटी है, सक्शन की फैसिलिटी है, सक्शन का सेंटर सक्शन मैकेनिज्म अंडर प्रोसेस भी है। और ये एस्ट्रोनॉट जैसे जो लोग लग रहे हैं, ये हैं वो मसीहे जो कि हम जिनको कोविड वॉरियर कहते हैं। और ये पेशेंट्स हैं, ये ओवरनाइट हमारे 3 पेशेंट आईसीयू में ऐड हुए हैं। ये कैंसर का पेशेंट है जो जूझ रहा है, मतलब लाइक वी आर फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। एंड इसके अलावा ये जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू फैसिलिटी चाहिए तो ये आईसीयू में आता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ इस कॉरिडोर से राइट हैंड साइड लें तो हमारा वार्ड आ जाता है। अभी शिफ्ट का चेंज ऐसे 2 बज रहे होंगे तो ये पीपल बच्चे जो हैं आगे पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये हमारी जनरल वार्ड है सर। इस वार्ड में जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है, इसके अलावा एक हमारा हैंगर भी है, उसमें 278 बेड्स हैं, जिसमें जो माइल्ड केसेस बट जो आइसोलेशन जिनके घर में नहीं है, नंबर 1 जो ट्रेवलर है और हमारे यहाँ टेस्ट होता है, और नंबर 3 फोर्सेस के लोगों को रखा जाता है। वेयर एज एवरी बेड, ऑल द 507 बेड्स आर बैक्ड बाय एलएमओ। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझना चाहूँगा कि पिछले 3-4 दिनों में जो नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस भी आपका है, आप वेव 2 में भी यहीं पे थे, डीआरडीओ तब भी काम कर रहा था। कितनी अलार्मिंग आपको सिचुएशन लग रही है? सर सिचुएशन जो मर्जी अलार्मिंग हो, इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इंसान के पास ऊपर वाले ने दिमाग दिया हुआ है। हम हर चैलेंज को वी कैन ओवरकम इट। पिछले बारी की वेव में शायद हमें ये कभी लगा हो कि हमारे पास बेड स्ट्रेंथ कम है, पर जो इस बारी का जो चैलेंज है उसमें हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है सर। बिसाइड्स द पॉइंट कि हम लोग और तगड़े तरीके से तैयार हैं, तो दुश्मन जो करेगा वो करे, पर हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। पॉइंट नंबर 2 जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त की जो आप बात कर रहे हैं, जो दस्तक की बात कर रहे हैं, 1000 से 1600, 16 से 2 से 2 से 2.5 हो चुका है और मेरे ख्याल से ये बढ़ेगा भी, और बढ़ेगा भी तो कोई बात नहीं। जो ग्लोबल जो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज आ रही हैं तो ये इसका शार्प राइज है और शार्प ही फॉल भी है। उसके हिसाब से जो आज मेरे पास 61 पेशेंट्स यहाँ एडमिटेड हैं, इसमें से 6 ही पेशेंट जो आईसीयू फैसिलिटी प्रोवाइड करे, बाकी हमारे 17 पेशेंट्स जो हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट में हैं, और जो बिल्कुल माइल्ड रादर रूम एयर पे हैं वो रिमेनिंग 30 ऑड पेशेंट्स हैं जो कि वार्ड बी में हैं। उसमें सर हमारा जो हॉस्पिटल है इट इज़ डेडिकेटेड फॉर 3 सर्विसेज। जो फॉरेन ट्रेवलर्स हमारे जम्मू में आ रहे हैं और ट्रैवलिंग के जब वो आते हैं ट्रैवल करके, तो अगर वो पॉजिटिव निकल जाते हैं तो वो भी हमारे पास रहते हैं। रेलवे स्टेशन पे जो सर आपको पता ही है टेस्टिंग होती है, हमारी अपनी एसओपी है जेएनके की, उसमें भी जो पॉजिटिव आते हैं वो भी हमारे पास आते हैं। वेयर एज डिवकॉम सर ने एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दिए हैं कि अब जो यहाँ पॉजिटिव होगा वो अपनी आइसोलेशन बनाएंगे। हॉस्पिटल्स में सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ही आएंगे, वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, पर अब तक हमारे पास 20 ऑड पेशेंट्स बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी हैं, जो कि आने वाले दिनों में अपने सेंटर्स अगर बना लेंगे आइसोलेशन सेंटर, तो हमारे पास नहीं होंगे सिम्प्टोमेटिक। तो जनरली मेरा ये बताने का ये मतलब था कि माइल्ड टू मॉडरेट सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट्स इज एट प्रेजेंट टाइम मोर, बट ये कहना भी गलत होगा। मेरे अपने एक्सपीरियंस से जहाँ पर भी मैंने काम किया है, नेशनल हेल्थ मिशन में था मैं इससे पहले, तो वहाँ हम ये R&D ही करते रहते थे। जो पेशेंट आज पॉजिटिव आता है ना सर, वो आज हमारे पास नहीं रिपोर्ट करेगा, वो 3-4 दिन के बाद करेगा, और वो 3-4 दिन में उसने क्या किया है वो ही उसके रिजल्ट्स बताएगा। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि जो पॉजिटिविटी एकदम जो राइज हुई है, इसका पता 3-4 दिन के बाद चलेगा कि हमारे आईसीयू कितने भरते हैं या हमारे वार्ड्स कितने भरते हैं। पर ऊपर वाले की कृपा से जो ग्लोबल सिनेरियो दिख रहा है उसमें ये माइल्ड मॉडरेट के तक ही रहेगा। और साइन एंड सिम्टम्स में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, थोड़ा सा फर्क है। ये चेस्ट को डायरेक्टली नहीं हिट कर रहा है, ये थ्रोट में रहता है, और थ्रोट के साथ ये डायरिया वॉमिटिंग कॉज कर रहा है, और बॉडी एक्स बहुत है, और रेट्रो ऑर्बिटल मतलब आंखों के पीछे से खिंचाव जैसा दर्द जैसी रहती है। ये मेन इसके फिगर्स हैं। और माइल्ड फीवर है कि कोई हाई ग्रेड फीवर कहे तो ऐसा नहीं है। पर सर 3 मैंने पहले भी बताया, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 का यहाँ पर भी सिग्निफिकेंस है। अगर वो पहले 3 दिन घर में ठीक ठाक रहता है तो वो वर्किंग पे जा सकता है, बट अगर उसको 5वें दिन भी चेक करना है, अगर उसको साइन एंड सिम्टम आते हैं तो फिर वो सिर्फ RT-PCR करा के ही वापस आ सकता है। अदरवाइज अगर वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है तो वो 7th डे के बाद समझिए कि वो आया भी और गया भी। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीधे प्रसारण का मकसद भी यही था कि जब कोई बीमार होता है या उसको लगता है कि मेरे सिम्टम्स ऐसे हैं कि मुझ में शायद कोविड होगा,
या टेस्ट करने के बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो ऐसे में सवाल उठता है अब क्या करूं। तो उस अब क्या करूं का ये खुली किताब एक जवाब है कि ये डीआरडीओ में अगर आप आते हैं तो आपको कैसे रिसीव किया जाता है, पूरा तरीका हमने आपको दिखाया। एलईडी के माध्यम से भी हमने कोशिश की आपको दिखाने की कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है, आपको रिसीव कैसे किया जाएगा। और यहाँ पे जो टीम है, जो कोविड वॉरियर्स है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ है, वो दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वेव में भी वो जज्बा कायम रहे, जिस जज्बे से हमने वेव 2 को जो है वो डिफीट किया था। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम वेव 3 को भी डिफीट करेंगे। लेकिन इस सीधे प्रसारण को ख़त्म करने से पहले आपको फिर से मैं वही बात बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अलावा जो गाइडलाइंस और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत जो भी हमें कहा जाता है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। डीआरडीओ हॉस्पिटल से फ़हीम टाक, कैमरामैन रोहित के साथ, टेक वन, जम्मू।